जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री 12th का। 12th हिस्ट्री 2019 का सेट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भाषण चलेगा। जितने भी 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पर भाषण चलेगा। जरूरत पड़ेगा तो हम उसको बोर्ड पर भी लिखेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और बने रहेगा वीडियो में अंत तक। चलिए तो शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोलिए, क्वेश्चन क्या करा है? पूरा तत्व क्या करा बाबू, बोलो। पूरा तत्व इंग्लिश में इसको क्या कहते हुआ? आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखिए। पूरा का मतलब क्या होता है? नहीं, पूरा का मतलब होता है पुराना। क्या होता है बोलो? पूरा का मतलब क्या हो गया? आ तत्व का मतलब क्या होता है? नहीं, तत्व का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है वो बोलो? पुराना का मतलब क्या हो गया? ओल्ड। अज्ञान को क्या कहेंगे? नॉलेज। बोलो नॉलेज। क्या कहेंगे बोलो? तो नॉलेज हो गया पुराना नॉलेज। कैसा नॉलेज? पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुराना ज्ञान, ओल्ड नॉलेज। तो ये ओल्ड नॉलेज मिलेगा कथी से? ओल्ड नॉलेज मिलेगा जब धरती की खुदाई होगी। क्या होगी? खुदाई के दौरान मिलेगा सिक्का। क्या मिलेगा बुआ बोलो? सिक्के मिलेंगे, क्वाइंस मिलेगा। और क्या मिलेगा बुआ बोलो? सिक्का मिलेगा और मिलेगा बर्तन। क्या मिलेगा बोलो? हाँ, पॉट्स है ना, पॉट्स मिलेगा। और क्या मिलेगा बताइए? मोहर मिलेगा। क्या मिलेगा? मुहर है ना, मुहरे, सील है ना। क्या कहते हैं इसको? सील। तो आप जान जाइए कि जो इतिहासकार होता है, ठीक है, धरती जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातात्विक जो लोग खोजने वाले होते हैं, धरती के अंदर से जो उनको सिक्का मिलता है, मुहर मिलता है, मनके मिलता है, जो कुछ भी अंदर से धरती से खुदाई में मिलता है, उसके वजह से हमारे पास जो ज्ञान आता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू बोलो? समझ गया? कोई पूछे पुरातत्व का मतलब? पुराना ज्ञान, ओल्ड नॉलेज। तो ओल्ड नॉलेज कैसे से मिलेगा? सिक्का है, बर्तन है, मुहरे है, इन सारी चीजों से मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर ये क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन पर ये, चलिए, हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम पूछ रहा है, जल निकासी के बारे में पूछ रहा है कि जल कैसे निकलता है ना। चलिए, जल निकासी, कौन निकासी हुआ? जल निकासी। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहते हुआ बोलो? हाँ। अब हड़प्पा सभ्यता को पहले आप छोड़िए, पहले आप अपना शहर में देखिए कि पानी निकलने के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? नाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाला बनाते हैं ना हो। तो हड़प्पा सभ्यता में भी वही सिस्टम था। जल निकासी के लिए, जल को निकलने के लिए नाला बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कैनल बनाया गया था। अब वहाँ देखना है कि यहाँ के नाला में वहाँ के नाला में अंतर क्या है, ये देखना है। तो वहाँ का जो नाला था बउआ, कोई ज़्यादा अंतर खास नहीं है। नाला जो था वह ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति का मतलब नेटवर्क, जाल, एक दूसरे से जोड़ देना। क्या कर देना? हाँ। नाला जो था कौन से सिस्टम पर था? ग्रिड सिस्टम पर, नेटवर्क सिस्टम पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। घर से निकलने वाली जो छोटी छोटी नाली होता है, अक्सर आप देखते हैं कि बड़का नाला से मिला रहता है। किससे मिला रहता है? घर से निकलने वाली छोटी छोटी नाला कहाँ मिलता है? बड़े वाले नाला में मिल जाता है। और नाला वहाँ भी पक्का ईंट से बनाया गया था। नाला को ऊपर से ढकने के लिए सिलाब की व्यवस्था करवाया गया था। नाला के बीच बीच में जो है वह चेम्बर बनाया गया था, ताकि जितना भी जो गार्बेज हो, कचरा हो, बह के जाए तो चेम्बरवा में फंस जाए। समझे कि नहीं? और नाला की सफाई करना तो चेम्बर उठाओ, आप बस वहाँ से निकाल के फेंक दो, बस। समझे कि नहीं? तो जल निकासी के लिए नाला बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नाला कौन से सिस्टम पर था? तो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। किस पर आधारित था? ग्रिड पद्धति पर आधारित था। घर से छोटे छोटे नाले निकलने वाले वो बड़े नालों में मिलता था। नालों का निर्माण जो है पक्की ईंटों से किया गया था, उसको सिलाब से ढका गया था, बीच बीच में उसको चेम्बर भी बनाया गया था। तो नाला के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए, जल निकासी के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ो हुआ, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, विशाल
स्नानागार यानी स्नान घर। कौन घर? ग्रेट बाथ क्या कहेंगे? चलिए ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान घर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? स्नान घर के बारे में पूछ रहा है। तो पहला लाइन लिखना है कि मोहनजोदड़ो का जो स्नान घर था वह दुर्ग के अंदर था कि दुर्ग के बाहर था? अंदर। दुर्ग, फोर्ट, किला, घर के अंदर था, स्नान घर था। ठीक है, दुर्ग के अंदर स्नान घर था। ध्यान दीजिए, जिसका लगभग लंबाई लगा, ध्यान दो, जिसका लंबाई लेंथ जो लगभग था 12 मीटर। कितना मीटर? 12 मीटर। वाइड कहिए, चौड़ाई कहिए तो 7 मीटर। कितना मीटर हुआ? और गहराई, डीप है ना, गहराई की अगर हम बात कर ले तो 2.5 मीटर। कितना मीटर हुआ बोलो? ध्यान दीजिए, ये मोहनजोदड़ो के स्नान घर के बारे में। किसके बारे में? चलिए, लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितना है? गहराई कितना है? चलो, अब जो स्नान घर था, कौन घर हुआ? स्नान घर। इसमें उत्तर साइड से दक्षिण साइड से उतरने के लिए इसमें सीढ़ी बना हुआ था। क्या बना हुआ था? ठीक है, सीढ़ी बना हुआ था, समझे? स्टेयर बना हुआ था, सीढ़ी बना हुआ था नॉर्थ साइड से और किधर से? साउथ साइड से। और इसका जो फर्श होता था वो पक्की ईंटों का बनाया गया था। किससे बनाया गया था? बोलो, ईंटों से। इस फर्श में ईंटा बिछाया हुआ था। क्या बिछाया हुआ था? हाँ, इस में ईंटा था। ठीक है, अब देखिए, इसमें पानी जो आता था, इसमें स्नान घर में पानी कहाँ से आता था? तो कुआं से आता था। कहाँ से हुआ था? कुआं से इसमें पानी आता था। इतना बात हम जान गए इसके बारे में। ठीक है, कुआं से आता था। अब यह सवाल है कि लोग वहाँ स्नान घर का जो इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, यूज करते थे, वह क्यों करते थे? नहीं, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। किसके लिए? धार्मिक, रिलीजन से जुड़ा हुआ था, धर्म से। जैसे देखिए, हम लोग भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं? जा गंगा जल ले आवा और नहले या डुबकी लगे ले। कहाँ से? गंगा जी से। तो इन लोग भी कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान करते थे, कोई धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, तो जाके स्नान घर में डुबकी लगा के अपना चल आते थे। ठीक है, तो स्नान घर के बारे में आपको इतना ही लिखना है। बुआ फिर से देखो, स्नान घर जो फोर्ट के अंदर में था, जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई इतना मीटर था, और इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण साइड से सीढ़ी बना हुआ था। इसके फर्श जो था वह पक्की ईंटा से बना हुआ था। इसमें पानी जो है वह कुआं से जाता था। हो गया, धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका यूज होता था। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अब क्या पूछ रहे हैं बताइए? अनाज घर के बारे में। चलिए यह देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपको सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है। अनाज घर, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। क्या कहते हुआ? इसी को हम लोग कहते हैं अनाज घर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट ग्रेनरी। क्या कहेंगे? ग्रेनरी कहिए, ग्रेनरी हाउस है ना। देखिए, ग्रेनरी हाउस, अनाज घर या अन्नागार के बारे में। मोहनजोदड़ो वाले जो थे, हड़प्पा के जो लोग थे, वह बड़ा ही मतलब दूरदर्शी आदमी थे। उनको पता था ये बात कि भाई अकाल कौन जानता है कखनी आएगा नहीं आएगा। इसलिए उन लोगों ने अकालों से बचने के लिए, फैमिन से बचने के लिए उन लोगों ने ग्रेनरी हाउस बनाया था, अनाज घर बनाया था। यह भी फोर्ट के किला के अंदर ही था, अनाज घर जो बना हुआ था, जिसका जो आप लंबाई की अगर बात कीजिए तो 45.72 मीटर लंबा है। कितना लंबा हुआ बोलो? लंबाई कितना हो गया? अनाज घर की लंबाई कितनी है? ठीक है, इसका चौड़ाई कितना है? 22.86 मीटर जो है इसका चौड़ाई है, यानी यह वाइड है। अनाज घर के बारे में लिखना है तो यह दूर के अंदर था। अनाज घर की लंबाई कितनी हुआ बोलो? ठीक है, इसका चौड़ाई कितना है? चलो चलिए मान के चलो कि भाई ये तुम्हारा हो गया अनाज घर। लो इसे बना देना है, ये हो गया अनाज घर। कितना हो गया? ये अनाज घर हो गया, बन गया है कि नहीं? तो अनाज घर बना दिए। अनाज घर की लंबाई चौड़ाई आप देख लिए। ठीक है, अनाज घर वो भी ऐसा बना हुआ था कि जिसमें रोशनी आने की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो,
लाइटिंग की व्यवस्था हो और इसमें एयर की, हवा की भी व्यवस्था इसमें रहता था। ठीक है, इतना बात आपको अनाज घर के बारे में लिख देना कि अच्छा मोहनजोदड़ो का अनाज घर जो था वो 45.72 मीटर जो है वह लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वह 22.86 मीटर यह चौड़ा है। इसमें हवा की व्यवस्था ज़्यादा थी और लाइट की व्यवस्था इसमें थी। ठीक है, चलो इसी तरह का आप देखिएगा कि हड़प्पा में भी अनाज घर मिला है, जो एक रो में 6 गो और फिर दूसरा रो में 6 गो, यानी 6 रो के हड़प्पा में भी यह मिला था यहाँ पर अनाज घर। ठीक है, तो अनाज घर के बारे में समझ गए कि अनाज घर इसलिए बनवाया था ताकि फेमिन से लड़ा जा सके, जो अकाल का समय है उस समय हमारे लिए काम में आ जाए। आगे पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलो, मौर्य काल के कितने अभिलेख? 4 अभिलेख। कौन काल के हुआ बोलो? मौर्य काल के कितना अभिलेख? 4 अभिलेख। हाँ चलिए, देखिए मौर्य काल के 4 अभिलेख जो है बुआ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है शहबाजगढ़ी अभिलेख, शहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन, शहबाजगढ़ी का अभिलेख हो गया। दूसरा है गिरनार जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है प्रयागराज का अभिलेख और चौथा है दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख हुआ बोलो? ठीक है, दिल्ली टोपरा अभिलेख। 4 गो अभिलेख के नाम आपने सुना। पहला देखिए, लिख देते हैं एक नंबर शहबाजगढ़ी, बोलिए तो शहबाजगढ़ी। ठीक है, अभिलेख हो गया। दूसरा कौन सा है बोलिए? शहबाजगढ़ी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे शहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन। दूसरा हुआ जूनागढ़ पर, जूनागढ़ कौन गढ़ बोलिए? जूनागढ़ कहिए या फिर गिरनार कहिए, क्या कहिएगा बुआ बोलो? गिरनार इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है यह प्रयाग, कौन बुआ बोलो? प्रयाग इंस्क्रिप्शन। और 4 नंबर जो है बुआ वह दिल्ली टोपरा, बोलो दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख हुआ? हाँ, 4 गो हो गया अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए 2 मंदिर बताना है। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बोलिए। देखिए मौर्यकालीन कला, क्या पूछ रहा है? मौर्यकालीन कला और स्थापत्य के बारे में क्वेश्चन नंबर करा 6। ठीक है, मौर्य काल का, कौन काल का? ध्यान से सुनो, मौर्य काल का कला यानी आर्ट और आर्किटेक्चर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आर्ट और आर्किटेक्चर में सबसे पहले आप ले आइए राजा का राजप्रसाद। किसका बोलो? हाँ, किसका? राजा का घर, हाउस ऑफ किंग है ना, जो किंग्स हाउस था, राजा का घर। राजा का घर किसका घर हुआ? जिसको हम लोग कहते हैं राजप्रसाद। क्या कहते हैं बोलो? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? हाँ, किंग्स हाउस, राजा का घर। ठीक है, दूसरा जो है आपको देखिए कला पूछ रहा है, स्तूप। क्या है बोलो? स्तूप। तीसरा जो है बुआ लोक कला। कौन कला? लोक कला यानी फोल्क आर्ट, लोक कला। ध्यान दीजिए, लोक कला 3 गो हो गया आपका। ये कला और स्थापत्य पूछ रहा है मौर्य काल का। तो राजप्रसाद का मतलब होता है राजा का भवन। अब पटना में एक जगह है कुम्हरार, नाम सुने आप लोग? तो कुम्हरार में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा था, फाउंडर था, ठीक है ना, वो एकदम चमचमाता हुआ घर, झलझलाता हुआ घर, लकड़ी के लड़का, यहाँ देखो पॉलिशदार लकड़ी का, पॉलिशदार लकड़ी से बनाया हुआ जो घर था, इतना शानदार था, इतना मतलब बेहतरीन ढंग से उसको बनाया गया था, जो उसमें मजबूती थी, जो उसमें चमक थी, इतना शानदार था। जो चीन से एक यात्री आता है फायान, वो घर को, खंडहर को देखता है, ठीक है, तो कहता है कि नहीं नहीं, अरे ये आदमी नहीं बनाया होगा, इसको किसी भगवान ने बनाया होगा। किसने बनाया होगा? यह कला था मौर्य काल का। इतना बेहतरीन घर बनाया हुआ था, चमचमाता, पॉलिशदार, पॉलिश वाला लकड़ी से एकदम बनाया हुआ था, लकड़ी से, राजप्रसाद, राजा के घर। ध्यान रखना। दूसरा स्तूप, मौर्य काल में स्तूप बना था कि नहीं बना था? ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि अशोक जो था वो 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था वो? कितना हजार स्तूप का? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि शक हो जाए
लेकिन जो चीनी यात्री आता है वो खुद कहता है कि हम तो आस पास में जो है 80 को देख लिए। कितना देख लिए? आसपास में 80 को स्तूप देख लिया, ठीक है ना। हाँ 80, ठीक है। तो इस तरह से स्तूप बनाने की उसमें कला था। इसके अलावा लोक कला में वो लोग मूर्ति बनाए जाते थे। यक्ष का मूर्ति, यक्षिणी का मूर्ति, आप सोनपुर मेला लगा हुआ है, यक्ष यक्षिणी का मूर्ति देख लीजिएगा। आधा आदमी आधा जानवर वाला है ना, जो मथुरा जिला से मिला हुआ है। मूर्ति दीदारगंज से मिला हुआ है। यक्ष यक्षिणी का मूर्ति स्टैटू होता है यक्ष यक्षिणी का, ठीक है ना। तो लोक कला में यक्ष यक्षिणी का मूर्ति आता है। तो ये आपको उन लोगों के पास जो कला था, आर्किटेक्चर था, यही था कि हाँ वो लोग राजा का भी घर बनाए थे, स्तूप भी बनाए थे, स्टैटू भी बनाए थे, मूर्ति बनाए थे। चलिए तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो। चलिए गुप्त काल के 2 मंदिर बताना है बुआ। कितना मंदिर बताना है? तो आपके जो बुक में दिया हुआ है कि भूमरा का शिव मंदिर है ना, वह मध्य प्रदेश में भूमरा का मंदिर है। इसके बाद तिगवा का जो मंदिर है विष्णु मंदिर है, वो जबलपुर में भी है। आप जो है कई सारे मंदिर के नाम आप ले सकते हैं। दशावतार मंदिर जो है ना, दशावतार मंदिर जो मध्य प्रदेश में भी है। तो आप भूमरा का मंदिर है, दशावतार का मंदिर है ना। इसके बाद तिगवा का मंदिर है। ये सब आपको मंदिर के नाम हो गया, गुप्त काल के मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो तो बुआ। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था। कितने नंबर क्वेश्चन है बताइए? क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। वर्ण व्यवस्था कौन सा व्यवस्था हुआ बोलो? देखो ध्यान से सुनो। पहले हमारे धर्म में, हमारे समाज में जात नहीं था। क्या नहीं था बुआ? कास्ट नहीं था। हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम था। कौन सिस्टम हुआ? और वर्ण जो होता है वह कर्म पर आधारित व्यवस्था होता है। किस पर आधारित व्यवस्था होता है? 4 गो वर्ण था। कितना वर्ण था? 4 वर्ण था। जो जैसा व्यक्ति काम करेगा उसको उस वर्ण में रख दिया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो वर्ण के बारे में पहले लिखना है कि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था था वह कर्म आधारित व्यवस्था था। जो जैसा काम करेगा वैसा वर्ण में जाएगा, है ना। यह जो था वर्क बेस्ड सिस्टम था, काम के आधार पर आधारित समाज था उस समय का, कर्म आधारित व्यवस्था था। ब्राह्मण का काम होता था बौद्धिक क्रियाकलाप। क्या होता था बोलो? ठीक है। बुद्धि से जीना है, पढ़ना लिखना पढ़ाना, वेदों का उच्चारण करना, पढ़ना, पूजा पाठ अनुष्ठान, ये सब किसका काम? ब्राह्मण का काम, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो काम था वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय काम करना, क्षत्रिय छत्र प्रदान करना, जो रक्षा प्रतिरक्षा का काम करे, सिक्योरिटी का काम करे, वह क्षत्रिय। क्या हुआ बोलो? क्षत्रिय। तीसरा तथा वैश्य। तीसरा क्या था हुआ? वैश्य, जो ट्रेड और कॉमर्स का काम करता था, व्यापार वाणिज्य का काम करता था, उत्पादन काम करता था, कृषि का काम करता था। बात समझ में आया कि नहीं? तीसरा ये हो गया वैश्य। और चौथा क्या हो गया? चौथा जो हो गया वह आता था शूद्र, जो तीनों की सेवा करता था। किसकी सेवा करता था? जो तीनों की सेवा करता था वो क्या कहलाया? शूद्र कहलाया। यही था वर्ण व्यवस्था। बढ़िया से एकदम कॉपी में लिखना है। तीनों की सेवा करने का मतलब है कि जो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, जो वैश्य होगा, इस सब का सेवा करेगा। जैसे देखिए आज के डेट में जो चमार है, ठीक है, उस सब के जूता साफ करता है कि नहीं बताइए? नहीं करता है। जो आदमी जाता है उसको साफ करना है, उसका बात समझे कि नहीं? ठीक है। धोबी है, आप कपड़ा लेके जाते थे, आपको कहता है कि नहीं आप साव है, बनिया है, तेली है, ग्वार है, चमार है, मुसलमान है, आपका साफ नहीं करेंगे? नहीं कहता है। तो जो सब का सेवा करे वो क्या है? शूद्र है। बात समझ गए? समझा कि नहीं समझा? जैसे देखो हम ही है, एक पिता के 4 बेटा। कितना बेटा है हुआ? 4 बेटा है। तो पहला तो जात नहीं था। पहले क्या नहीं था? जात नहीं था। अब हम आनंद सर है। अब बताइए पुरानका जमाना वाला अगर बात रहता, कौन जमाना वाला? पुरानका जमाना वाला, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था वाला अगर सिस्टम रहता तो हम किस में आते? हम ब्राह्मण में आते। बात समझ है कि नहीं? जो वैदिक क्रियाकलाप, जो बौद्धिक क्रियाकलाप कर रहा है, वो काम जो करेगा बौद्धिक क्रियाकलाप से जो जुड़ा हुआ काम करेगा, वो किस में आएगा? ब्राह्मण में आएगा। किस में आएगा? ब्राह्मण में आएगा। ठीक है। यही जो मेरा महिला भाई भैया चिंता क्या कर रहा, कोई है तो काट देवे, चिंता क्या कर रहा था, वो किस में चल जाएगा? क्षत्रिय में चल जाएगा। तीसरा भाई उठेगा, कोदारी लेकर चल जाएगा पहले कीड़ा में। कहाँ चल जाएगा? जंगल झाड़ साफ करे। कहाँ पर? हाँ, तब वो पढ़ाई लिखाई जो करना वैसे करेगा। तो पहले वो खेती बाड़ी सोच लिया तो वो किस में चल गया?
ट्रेन में चल गया, वो चल गया वैश्य में। और चौथा के जब समाज कहा जाता है, जैसे चौथा को कहा गया कि अरे बुआ तू बताओ, तू स्वर सियान हो गया है कि नहीं, और तू नहीं कमाएगा तो तेरा बाल बच्चा परिवार कैसे चलेगा। तो कहता है कि 3 गो बड़ भैया कहला है, नहीं समझे, 3 गो भैया है ये कमाने वाला, तो हमारा कौन जरूरी कमाने के लिए। हम बोलो तीनों के लड़का खिलाएंगे, क्या करेंगे, तीनों के सेवा करेगा, क्या करेगा, बात समझे कि नहीं। छोटका भाई कहा गया तो 3 गो भाई कहला कमाने वाला है कि नहीं, हम तीनों भाई के सेवा करेंगे, तो सेवा करो, लड़का खिलाओ तीनों के, है कि नहीं। वो नहीं करेगा तो ध्यान दो, तो बुआ तनका देरी हो रहा है, घर कोचिंग जाना है, तनका गड़ी तनी साफ कर देता, तो लाइन भैया साफ कर देते हैं, और तनी जुतवा साफ कर देता, जुतवा पर तनका झड़नी मार देना। तो अब वो क्या कर रहा है, साफ कर दे रहा है। तो जितना हो तीनों बड़ भाई है सबको सेवा करो, है कि नहीं। ये है बुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों के नाम लिख देना है, हो गया वर्ण व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलो। त्रिपिटक, कौन पिटक, क्वेश्चन नंबर क्या गो 9। त्रिपिटक, पिट के ना रे बुआ, चलो त्रिपिटक, यहाँ देखिए बोर्ड पर देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है, बोलो 3, अब पिटक का मतलब टोकरी, तो बराबर 3 बास्केट, 3 टोकरी हो गया। कितना टोकरी हो गया, टोकरी कहिए चाहे पिटारा कहिए, पेटी कहिए, क्या कहिए, पेटी कहिए, पिटारा कहिए, टोकरी कहिए, 3 बास्केट। यह किस धर्म से जुड़ा हुआ है, बोलो बोलो। त्रिपिटक ग्रंथ है रे बउआ, जिसमें 3 गो ग्रंथ शामिल किया है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, त्रिपिटक किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध के मरने के बाद, किसके मरने के बाद, भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनके फॉलोअर्स के द्वारा, उनके अनुयायी के द्वारा, उनके ज्ञान को, गुण के शिक्षाओं को, भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को 3 गो टोकरी में बांध के रख दिया गया। कितना टोकरी में, 3 बास्केट में, 3 पिटारा में, उसको 3 जगह पेटी बांध के ज्ञान में रख दिया गया। और 3 गो नाम रख दिया, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। कितना नाम हो गया बताइए, ठीक है। त्रिपिटक में कितना किताब है, 3 किताब है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ध्यान रखना 3 गो किताब है, तीनों किताब में बढ़िया से भगवान बुद्ध का ज्ञान जो है बांध के उसको रख दिया गया, इसी को त्रिपिटक कहा गया। समझ में आया पीछे से, त्रिपिटक कोई पूछे एकदम बता देना, त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब पिटारा, 3 पिटारा। यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, बौद्ध रिलीजन का ये टेक्स्ट बुक है ना, किताब है त्रिपिटक, है ना, जिसमें 3 भाग है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम कानून है, सूत पिटक में सिद्धांत है, और अभिधम पिटक में दर्शन है, उसका फिलोसफी है ना कि नहीं, फिलोसफी दर्शन, वह उसका चिंतन है ना, ये कहता है। तो त्रिपिटक आप समझ गए। चलो बउआ ध्यान दो, त्रिपिटक के बाद आगे देखिए अगला सवाल। लिंगायत समुदाय, कौन समुदाय, जो कर्नाटक में आया था, कहां पर, लिंगायत समुदाय की विशेषता क्या था लड़का, जो लिंगायत जो ग्रुप था उसका फीचर्स यह था कि वह भगवान भोलेनाथ को, शिव को मानने वाला था, पूजने वाला था, उपासना करने वाला था। लिंगायत संप्रदाय किसकी उपासना करता था, शिव जी की उपासना करता था। एक विशेषता तू जान गया। दूसरा विशेषता यह है कि जो लिंगायत समुदाय वाला जो लोग है वह गला में लिंग धारण करता था, भोलेनाथ वाला शिव लिंग धारण करता था। क्या धारण करता था, हाँ आपको किताब में भी लिखा हुआ है ना, लिंग धारण करता था, है ना, नहीं किया। चलिए आगे देखिए, तो 2 विशेषता पूछ रहा है, शिव को मानता था और दूसरा लिंग को धारण करता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बोलो बोलो। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, कौन सा मार्ग है, जिसको मिडिल मार्ग भी कहते हैं, मध्यम मार्ग भी कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं वो बोलो, तो पूछेगा मध्यम मार्ग क्या है या फिर अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो उसको 8 रास्ता बताना है। कितना रास्ता बताना है, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग में 8 है मार्ग, तो उसमें आपको कितना पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले क्या है बताइए, सम्यक दृष्टि, क्या हुआ बोलो, सम्यक दृष्टि यानी देखने का नजरिया बेहतर होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प,
यानी सम्यक का मतलब क्या होता है? उचित, अच्छा, है ना, बेहतर। संकल्प का मतलब होता है वचन। तो दूसरा कह रहा है कि बेहतर संकल्प होना चाहिए, बेहतर वचन होना चाहिए। तीसरा क्या है बताइए? सम्यक वाणी। आपको बोलना है तो उचित बोलना है, खराब नहीं बोलना है, उल्टा पुल्टी नहीं बोलना है। 4 नंबर क्या कहता है बताइए? सम्यक कर्मात् मतलब कर्म, यानी कर्म भी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो 4 ही पूछ रहा है आपसे। कितना पूछ रहा है? कौन कौन? फिर से एक बार रिपीट कीजिए उसको जल्दी से। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। इसके बाद और क्या आता है? 8 को पुराना अगर पढ़े तब आता है सम्यक आजीव, सम्यक असम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। 8 गो है। कितना है बुआ? चलिए आगे देखिए। 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो तो। टाइम कितना हुआ है भाई? देखो 8-10 हो गया। तो चलिए अब जो है अगला क्लास जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं सर बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा अपने गांव टोला मोहल्ला खानदान में उसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लोगों को बताइए कि हाँ यहाँ भी आनंद सर है जो बिना किताब के भाषण दे के ऐसे ही पढ़ाने का क्षमता रखते हैं। ठीक है ना। चलिए।